जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स एंड नाउ हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक पे। तो देखिए, आज है 26 सितंबर और इससे जो भी आज करंट अफेयर्स बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया? तो ये देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 सितंबर को। देखिए, फार्मासिस्ट डे मनाने की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो फार्मासिस्ट ने अपनी भूमिका निभाई है ना, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर किया जाता है। किसके लिए? फार्मासिस्ट की भूमिका जो भी रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कितने? 25 सितंबर को। और ये जो है फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है लोगों को इसकी जागरूकता बताने के लिए कि फार्मासिस्ट में क्या सुधार हुए हैं, स्वास्थ्य में क्या सुधार करते हैं हम, इसलिए मनाया जाता है। देखिए, इस संगठन ये दिन मनाने की मतलब किसने पहल की थी कि हम ये मनाएंगे? तो फार्मासिस्ट संगठन और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP द्वारा ये मनाया जाने लगा है। किसके द्वारा? फार्मासिस्ट संगठन और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए, 25 सितंबर को ना 2009 में 25 सितंबर को 2009 में FIP काउंसिल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल, ठीक है, द्वारा कब की इनके किस किस के द्वारा FIP या PIEF कह सकते हैं, इस्तांबुल तुर्की। देखिए, इस्तांबुल जो है तुर्की की यूरोपीय राजधानी है, तो इस्तांबुल में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नामित किया गया था। किस किस दिन को नामित किया गया था? तो 25 सितंबर को सन 2009 में FIP या PIEF में नामित किया गया था। किसमें? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में नामित किया गया था 25 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस वर्ष वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो मनाया जा रहा है, इस वर्ष की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद है, ये इस वर्ष की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग FIP। तो FIP का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड के शहर हेग में। इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 को और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है FIP के? डोमिनिक जार्डन। कौन है? डोमिनिक जार्डन। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को, ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में रेशम यान स्थापित किया है? किसने? KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने क्या स्थापित किया? तो रेशम यान। कहाँ पर किया है? जो कि ओडिशा के कटक जिले में। कहाँ पर? ओडिशा के कटक जिले में। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। किसने किया? KVIC ने। चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। चलिए देखते हैं। KVIC ने ओडिशा का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। देखिए, इसने क्या किया? ओडिशा के कटक जिले में तुषार रेशम यान का उत्पादन उत्पादन केंद्र स्थापित करके देखिए ऐतिहासिक पहल की, क्योंकि ओडिशा में अभी तक कोई भी ऐसा रेशम यान नहीं था, जो कि अब ओडिशा का पहला रेशम यान बनेगा। ये किसने की है? तो ये की है KVIS के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने। किसने? विनय कुमार सक्सेना, जो कि KVIS के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखना है अपन को, जो कि इसकी उद्घाटन हुआ 24 सितंबर 2021 को। देखिए, ये हैं विनय कुमार सक्सेना, किसके अध्यक्ष हैं? KVIC। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, खादी ने क्या किया है? इन्होंने किया है रेशम यान की स्थापना, जो कि ओडिशा के कटक जिले में की है, ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो देखिए, थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण तो वो करेगा चीन। और देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, चीन ही ऐसा पहला अगर यदि थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण सफल हो जाता है तो चीन ही ऐसा पहला देश होगा जो थोरियम से परमाणु संयंत्र चला रहा है, क्योंकि परमाणु जो संयंत्र है वो चलते हैं यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम से। अब चीन कर रहा है परीक्षण थोरियम से चलाने की। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, चीन जल्द ही थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने वाला है। और ये परीक्षण कहाँ होना है? गोबी का जो मरुस्थल है उधर पे एक बुवेई नाम की जगह है। क्या? बुवेई नाम की जगह है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये है चीन और मंगोलिया की सीमा पर गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल में बुवेई नाम की जगह है, वहाँ कर रहा है चीन थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण। देखिए, थोरियम से चलने वाला जो परमाणु संयंत्र रहता है ना, वो काफ़ी सस्ता रहता है और काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और ये देखिए, इसको ना इस संयंत्र को ठंडा करने में पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए, वैसे भी मरुस्थल में कर रहे हैं ये लोग स्थापित, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी, तो थोरियम में पानी कम लगता है, जबकि यूरेनियम में
पानी की आवश्यकता अधिक होती है। ये है देखिए चीन का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अभी चीन क्या बना रहा है, तो थोरियम से चलने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? ध्यान रखना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण GHF ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है देखिए गॉर्डन ब्राउन को, जो कि यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? यूके के। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गॉर्डन ब्राउन, जो कि यूके के पूर्व प्रधानमंत्री है। अब इन्होंने क्या, इन्हें क्या बनाया गया, तो वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए राजदूत नियुक्त किया है। किसने? WHO ने। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए राजदूत नियुक्त किया है। किसके लिए? वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए। वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है WHO की, तो देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। ये आपको ध्यान रखना है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे? तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जेनेवा। WHO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं टेड्रोस एडनाम। टेड्रोस एडनाम है WHO के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये बन रहा है, ये हैं यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन टाउन, ये बनने वाले हैं GH ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए राजदूत बनने वाले हैं। इन्हें किसने नियुक्त किया है इन्हें? तो WHO। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उड़ने वाले ड्रोन के लिए एक इंटरएक्टिव डिजिटल एयर स्पेस मैप, क्या है? इंटरएक्टिव डिजिटल एयर स्पेस मैप जारी किया गया? देखिए उड़ने वाले ड्रोन के लिए किया गया है। किस मंत्रालय ने किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ध्यान रखना है, उड़ने वाला ड्रोन तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इंटरएक्टिव डिजिटल एयर स्पेस मैप, देखिए इसमें होगा क्या, तो ड्रोन जहाँ जहाँ उड़ता है ना, जिस क्षेत्र में, उसके लिए एक जगह नियुक्त की गई है। तो इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए ड्रोन उड़ाने और ड्रोन संचालन के लिए इंटरएक्टिव डिजिटल एरोस्पेस मैप का मतलब निर्माण किया गया है। देखिए ये जो है ना, जो भी क्षेत्र रहेगा, जोन को ना 3 श्रेणियों में बांट देगा। 3 श्रेणियों में, हरा, पीला और लाल। देखिए जो ग्रीन जोन रहेगा वो पृथ्वी से 400 फीट की ऊंचाई तक का हवाई क्षेत्र रहेगा। और फिर जो येलो जोन रहेगा वो जो 400 फीट के ऊपर, जो 400 फीट जहाँ से ग्रीन जोन खत्म होगा उसके ऊपर का क्षेत्र रहेगा येलो जोन में। और रेड जोन में जो सरकार की अनुमति होगी उस तरीके से ड्रोन का संचालन किया जाएगा। जिसके रेड जोन रहेगा सरकार की अनुमति द्वारा संचालित होगा। अब देखिए ड्रोन किस प्रकार लाभदायक है, तो ड्रोन जो है बुनियादी ढांचे, कृषि, खनन, परिवहन, रक्षा कानून आदि मतलब व्यवस्थाओं में और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं और उपयोग में भी आसान से मिल जाते हैं और इनकी बहुमुखी प्रतिभा भी है। चलिए ये देखिए, ये है ड्रोन। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई है हमारे पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले के द्वारा। क्या लिखा गया? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। देखिए अमिताभ घोष जी ने भी अभी एक पुस्तक लिखी थी, क्या? जंगलनामा, जो कि एक ऑडियो बुक थी। क्या? ऑडियो बुक। और जिसे किसने गाया था? अली सेठी ने। ये अपन को ध्यान रखना है। विजय गोखले जी ने लिखी है अभी द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के देखा और उन्होंने क्या फिर भारत चीन संबंधों की गतिशीलता उजागर की। किसमें? अपनी बुक में इन्होंने ये सब लिखा है। और देखिए इनकी पुस्तक क्या बताती है, तो इनकी पुस्तक जो व्यवसाय करते हैं ना उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, युक्तियाँ क्या होनी चाहिए और क्या उपकरण है उनके बारे में जानकारी देती है। जिस प्रकार मतलब चीन के राजनयिक वार्ता उपयोग करते हैं जिनका, इन सब जानकारियों का। देखिए ये जो है ना, ये हैं विजय गोखले जी जो कि हमारे पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। और ये बुक है द लॉन्ग गेम। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन को ध्यान रखना है। विजय गोखले जी ने क्या किया है? द लॉन्ग गेम की प्रकाशित किया, द लॉन्ग गेम को। देखिए हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? अंत्योदय दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस देखिए क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किसके? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए इस पे जो भी टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए भारत में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए, किसको, जयंती को, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अंत्योदय दिवस। और अंत्योदय का अर्थ क्या है? अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। क्या? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, या कहें तो अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ये है अंत्योदय का अर्थ। देखिए, अंत्योदय दिवस पहले मनाया नहीं जाता था, ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देखिए, सन 2014 में इसकी घोषणा की गई थी, किसकी? अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। और कब से मनाया जाने लगा? ये मनाया जाने लगा आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? अंत्योदय दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए। और दीनदयाल जी कौन थे? तो देखिए, ये अर्थशास्त्री थे, पत्रकार थे, दार्शनिक थे, सक्षम राजनेता थे, मानवतावादी भी थे, ये पॉलिटिशियन टाइप थे। चलिए, अर्थशास्त्री, पत्रकार, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके लिए हम मना रहे हैं 25 सितंबर को, क्या मना रहे हैं? अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो ये दोनों दिन आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में लागू हुआ फास्टर सिस्टम किससे संबंधित? फास्टर, फास्टर तो देखिए, फास्टर मतलब क्या होगा? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड, आपको ये ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है विश्व प्रणाली। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया हाल ही में? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें होगा क्या? तो इसमें जो कैदी रहेंगे ना, अब कैदियों की जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और इसमें ये प्रणाली मतलब किसके बैठक में बनाई गई है? तो ये प्रणाली बनाई गई मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, NB रमन्ना के नेतृत्व में बनाई गई है। उनके साथ कई लोग थे, जिसमें ये फास्टर प्रणाली बनाई गई है। फास्टर प्रणाली क्या है? फास्टर प्रणाली से क्या होगा? तो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता को यह बढ़ावा देती है। फास्टर, ध्यान रखिएगा, क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना कहाँ पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित कर रही है? सांस्कृतिक महोत्सव किसका? विजय सांस्कृतिक महोत्सव, ये हम आयोजित कर रहे हैं कोलकाता में। देखिए, ये स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए मनाया जा रहा है। किसके लिए? स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इस वर्ष को। आज देखिए, याद कीजिए, हमने 1971 में हराया था पाकिस्तान को, तो आज उसको मतलब हराए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसलिए हम मना रहे हैं स्वर्णिम विजय वर्ष। उसी में ये कार्यक्रम है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। ये कार्यक्रम कितने दिन चलेगा? तो ये कार्यक्रम है 4 दिवसीय। कितने? 4 दिवसीय चलेगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। तो इसी क्रम में देखिए, पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ का? पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव। किसका? विजय सांस्कृतिक महोत्सव। इसका उद्घाटन किसने किया है विजय सांस्कृतिक महोत्सव का? तो सेना कमांडर, पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा किया गया है विजय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन। देखिए, इसमें क्या है? कोलकाता के नंदन व रविंद्र सदन सभागार में 26 से 29 सितंबर, कितने दिन है? 4 दिन, 26, 27, 28, 29 दिसंबर तक यह महोत्सव आयोजित होगा। देखिए, महोत्सव के दौरान कई फिल्में दिखाई जाएंगी, ठीक है, जो कि युद्ध से जुड़ी हमारी लोकप्रिय फिल्में दिखाई जाएंगी, जैसे बॉर्डर, और अभी हाल ही में रिलीज हुई शेरशाह, कारगिल, उरी, ऐसा मतलब ये फिल्में दिखाई जाएंगी। और देखिए, इसमें क्या होगा? आर्मी बैंड रहेंगे, कई धुनें बजाई जाएंगी, परेड होंगी। तो ये इस प्रकार विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मनाया जाएगा ये त्यौहार स्वर्णिम विजय वर्ष के क्रम में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपनी मानव अंतरिक्षयान इकाई को कितने भागों में विभाजित किया है? देखिए, नासा, आपने काफ़ी सुना होगा नासा के बारे में। ये US की मतलब जांच, एक तरीके से जैसे अपनी इसरो है उस प्रकार से नासा US की, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नासा का नाम। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसने क्या किया है? अपनी मानव अंतरिक्षयान इकाई को कितने? 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने? 2 भागों में। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नासा ने मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय को 20 वर्षों के लिए, कितने? 20 वर्षों के लिए 2 नई संस्थाओं में विभाजित किया है। कितने कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए 2 नई संस्थाओं में विभाजित कर दिया। अब देखिए, 2 नई संस्थाओं में विभाजित किया, तो यह है क्या? तो पहली क्या है? अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय। क्या है? अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय, जो क्या करेगा? ये करेगा चंद्रमा और मंगल की खोज के लिए सिस्टम विकसित करेगा।
चंद्रमा और मंगल की खोज के लिए कौन करेगा? अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय। और जो दूसरी इकाई है उसका नाम क्या है? आंतरिक संचालन मिशन निदेशालय। आंतरिक संचालन मिशन निदेशालय, जो कि आंतरिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ध्यान रखिएगा, दो इकाइयों में विभाजित किया गया है किसे? मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय को। पहला अन्वेषण मिशन, अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय, और दूसरा आंतरिक संचालन मिशन निदेशालय। देखिए नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, नासा की बात हो रही है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, यूएस, अमेरिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।